Hello students, welcome to the another lecture of Hindu Marriage Act. तो students कैसे हैं आप सब? I hope that you all are good and you all are studying Hindu Marriage Act with my videos, and I hope that your doubts are getting cleared with these video lectures. Okay. So today we'll be studying two sections. One is restitution of conjugal right, that is your section number 9, and section number 10, which is judicial separation. Okay, तो let's start. तो स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेक्शन नंबर 9. क्या कह रहा है ये? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट. ठीक है, कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन क्या है इसमें देखो पढ़ते हैं. जब भी कोई हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, आइदर बोला है, यानी कि पिटीशन कौन फाइल कर सकता है? ये सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं है, सिर्फ वाइफ के लिए नहीं है, दोनों में से कोई भी पार्टी पिटीशन फाइल कर सकती है कोर्ट के सामने. किस चीज़ की पिटीशन? फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. ठीक है, जब आइदर हस्बैंड और वाइफ विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है उनके पास, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, यानी कि एक दूसरे की सोसाइटी से दूर चले जाते हैं, एक दूसरे की कंपनी को छोड़ देते हैं. ठीक है, तो द अग्रीव्ड पार्टी, जिस पार्टी को डिजर्ट कर दिया गया है बाय द रिस्पोंडेंट, यानी कि पिटिशनर जो कि अग्रीव्ड पार्टी होगा या होगी, वो अप्लाई करेगा बाय पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. किस चीज़ के लिए? फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. ठीक है, कि भाई दूसरे पार्टनर को मेरी कंपनी में वापस भेजा जाए, इस तरह की पिटीशन को पिटिशनर कोर्ट में लेकर आएगा. ठीक है, अब देखो फिर कोर्ट क्या करेगी. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, देखो दो पार्टीज़ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, दो पर्सन एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इसमें किसी भी थर्ड पर्सन को क्या पता है कि कौन सी पार्टी फॉल्ट पे है. ऐसा भी हो सकता है कि भी पिटीशनर जो कि कोर्ट में फाइल कर रहा है पिटीशन फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, रिलीफ लेने के लिए, हो सकता है फॉल्ट पे वही हो. तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि रेस्पोंडेंट फॉल्ट पे है या पिटिशनर फॉल्ट पे है? कोर्ट को जब सेटिस्फाई होगी कोर्ट कि भाई हाँ, आपने जो पिटीशन फाइल करी है वो बिल्कुल ट्रुथ है, यानी कि जो जो स्टेटमेंट्स आपने उसमें दी है, अब उसे प्रूव करेंगे कोर्ट में, आप उसका प्रॉपरली एक एविडेंस देंगे कोर्ट के सामने कि भाई हाँ, फॉर दिस रीजन द रेस्पोंडेंट इज नॉट लिविंग विद मी. Either those reason are sufficient or insufficient, that will be decided by the court. कि भाई कोर्ट के हिसाब से या एज पर लॉ कि भाई जो रेस्पोंडेंट आपकी कंपनी से दूर गया है, वो रीज़न जो आप दे रहे हो कोर्ट में वो सफिशिएंट भी है या नहीं है. ठीक है, तो कोर्ट को सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उस पिटीशन का रिलीफ मिलेगा जो भी आपने कोर्ट में फाइल किया है. ठीक है, अब एक और चीज़ है, कोर्ट किस चीज़ के लिए भी सेटिस्फाई हो कि भाई ऐसा कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि भाई आपकी एप्लीकेशन को ग्रांट ना किया जाए. ठीक है, तो कोर्ट का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसमें 2-3 कंडीशन आती है इस सेक्शन में, वो हम बाद में करेंगे. अभी पहले इसको थोड़ा सा ओवर रीड नहीं, थोड़ा सा मतलब कि रीड आउट कर लेते हैं, तब हम बाद में इसको अच्छे से स्टडी करेंगे. ठीक है, तो कोर्ट इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई होके जब कोर्ट को लगेगा कि भाई हाँ, एक जेन्युइन पिटीशन पिटिशनर ने फाइल करी है फॉर दिस अंडर दिस सेक्शन, तो कोर्ट जो है उसको रिलीफ दे देगा. ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका. एक्सप्लेनेशन कहता है कि भाई अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कोर्ट के सामने आता है कि भाई कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ था या नहीं था, रीजनेबल एक्सक्यूज़ किस चीज़ के लिए? फॉर विड्रॉइंग फ्रॉम द सोसाइटी, यानी कि ये रेस्पोंडेंट के लिए है. अगर रेस्पोंडेंट ये कह रहा है कि भाई मैंने जो है पिटिशनर की सोसाइटी से जो विड्रॉ किया है उसका मेरे पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर्सन पे होगा, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी रेस्पोंडेंट के ऊपर ही होगा कि उसे प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि भाई हाँ, for this reason and these reason are actually sufficient for that person
रेस्पोंडेंट कैन बी हस्बैंड एंड वाइफ एज वेल, ठीक है, कि भाई वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसकी सोसाइटी से डिजर्ट कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, मैरिज होती है, ठीक है, मैरिज क्या करती है, एक ऑब्लिगेशन जो है इम्पोज करती है दोनों ही स्पाउसेस पर। किस तरह का ऑब्लिगेशन? टू कोहैबिट विद ईच अदर, ठीक है। अब मैरिज की कोई भी नेसेसरी इम्प्लीकेशन क्या होती है कि भाई जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ रहेंगी, ठीक है। बट सपोज करो कि एक पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया दूसरी पार्टी के साथ रहने के लिए, तो दूसरी पार्टी जो है इस सेक्शन में उसको कंपेल कर सकती है कि भाई आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि जो मैरिज का ऑब्लिगेशन क्या है, दोनों स्पाउसेस का एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है, इसमें इस सेक्शन में 3 कंडीशंस दी हुई हैं, टोटल 3 कंडीशंस आर गिवन इन दिस सेक्शन, ठीक है। सबसे पहली क्या है कि भाई जो रेस्पोंडेंट है उसका पिटिशनर की सोसाइटी से विड्रॉ करना, और वो भी कैसा विड्रॉ करना? विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। देखो ये लिखा हुआ है ना, व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, ये आता है हमारा एक पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू गेट द रिलीफ अंडर दिस सेक्शन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। और जो ये फर्स्ट कंडीशन है इसके भी 2 एलिमेंट हैं, अगर आप देखो इसके भी 2 एलिमेंट है। कौन कौन से हैं? एक तो विड्रॉल ऑफ द रेस्पोंडेंट, ठीक है, कौन कर रहा है? रेस्पोंडेंट विड्रॉ कर रहा है। किससे विड्रॉ कर रहा है? फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पेटिशनर, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है? विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, ठीक है। तो कंडीशन 1 के, जो कंडीशन हमने 1 पढ़ी है, उसके कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे। कौन कौन से? एक तो विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, और एक विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पेटिशनर बाय द रेस्पोंडेंट, ठीक है। सेकेंड इसमें कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है कि भाई कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए। किस चीज के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए? द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट विच इज मेड इन सच पिटीशन, ठीक है। भाई कोर्ट सेटिस्फाई होगा तभी तो जो है रिलीफ ग्रांट करेगा। अगर कोर्ट ही सेटिस्फाई नहीं है तो रिलीफ ग्रांट कैसे होगा? यानी कि जो भी आप एविडेंस कोर्ट में प्रूव कर रहे हो, अगर वो उन एविडेंस से कोर्ट को लगता है कि भाई हाँ एक्चुअल में रेस्पोंडेंट जो है फॉल्ट पे है, तो कोर्ट जो है आपको पिटिशनर को ये डिग्री जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की दे देगा। बट एट द सेम टाइम अगर एविडेंस, अब जैसे आपने रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट केस किया है तो रेस्पोंडेंट अपीयर होगा इसमें कोर्ट में, तो रेस्पोंडेंट भी तो अपने कुछ एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा ना कोर्ट में। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई रेस्पोंडेंट के पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज था, तो कोर्ट थोड़ा ही आपको ये डिग्री प्रोवाइड कर देगी, नहीं करेगी, ठीक है। तो यानी कि कोर्ट का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई हाँ यू आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर दिस रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, देन ओनली द डिग्री विल बी पास्ड इन योर फेवर, इन फेवर ऑफ द पिटिशनर, राइट। अब इसमें थर्ड कंडीशन क्या है? देखो, थर्ड कंडीशन इसने बोला है कि देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड। जो सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी ना स्टूडेंट्स, वो किसके रिगार्डिंग थी? वो प्रूफ के रिगार्डिंग थी। यानी कि पिटिशनर को हर वो प्रूफ देना पड़ेगा जिससे कि वो ये प्रूव कर सके कि रेस्पोंडेंट ने बिना किसी रीजन के उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन है हमारी, वो किस चीज़ से रिलेट करती है कि भाई जो भी बार हमारे सेक्शन नंबर 23 में दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 23 ऑफ द सेम एक्ट, कुछ बार्स दिए गए हैं मैट्रिमोनियल रिलीफ के, उन बार्स के बारे में रिलेट करता है, ठीक है, जो कि हमारे सेक्शन नंबर 23 में दिए गए हैं। ये कह रहा है ना कि भाई देयर इज नो लीगल ग्राउंड, कि भाई ऐसा कोई लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जो है आप को जो मैट्रिमोनियल रिलीफ दिया जा रहा है, कोई भी ऐसा कारण ना हो कि आपको बार कर दिया जाए उस मैट्रिमोनियल रिलीफ से, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हैं जो कि आपको इसकी जब आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपने ऐसे बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट्स बना बना के लिखना। अगर आप एज इट इज़ लिखाएंगे ना तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाउएवर जैसे मैंने बताया कि ये 3 कंडीशन इसमें दी हुई हैं, अगर आप .1, .2, .3 ऐसे करके लिखते ना, देन यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स, ओके।
अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा इसमें इस सेक्शन में एक टर्म आ रही है बार बार, कि जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर है। ठीक है, तो इस विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी का मीनिंग है क्या एक्चुअल में, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, मैरिज क्या है, एक कंजोर्टियम है। कंजोर्टियम क्या कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ आर एंटाइटल्ड टू ईच अदर्स कंपनी एंड कंफर्ट। ठीक है, एक दूसरे की कंपनी का और एक दोनों एक दूसरे को कंफर्ट प्रोवाइड करे, दोनों ही इस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मैरिज है वो क्या इम्प्लाई करती है, कंजोर्टियम। बट एट द सेम टाइम अगर कोई भी पार्टी विड्रॉ कर लेती है दूसरी सोसाइटी से, दूसरे पार्टनर की सोसाइटी से, तो कॉज ऑफ एक्शन इमीडिएटली जो है वो बिगिन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी है क्या। देखो, विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी का मीनिंग है सेसेशन। क्या बोला मैंने, सेसेशन ऑफ कोहैबिटेशन, cessation of cohabitation by a voluntary act of the रेस्पोंडेंट, कि भाई वॉलेंट्री रेस्पोंडेंट ने सीज कर दिया कोहैबिटेशन से, किसके साथ, पिटिशनर के साथ। ठीक है, इसमें जो सोसाइटी है, सोसाइटी का सेम मीनिंग है कोहैबिटेशन से। ठीक है, सोसाइटी मीन्स कोहैबिटेशन, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ जब भी अंडर वन रूफ रहते हैं तो उनके लिए एक टर्म यूज होती है कोहैबिटेशन, की भाई वो दे आर कोहैबिटिंग विद ईच अदर। ठीक है, ये कोहैबिटेशन वर्ड पर्टिकुलरली हस्बैंड एंड वाइफ के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सोसाइटी का मीनिंग कोहैबिटेशन से रिलेट किया गया है। कोहैबिटेशन का मीनिंग क्या होता है, एक दूसरे के साथ रहना, किसका, हस्बैंड एंड वाइफ का। ठीक है, एक दूसरे के साथ रहना और जो भी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज हैं एक दूसरे की, एक दूसरे के टुवर्ड्स, उनको फुलफिल करना। ठीक है, ये होता है कोहैबिटेशन का मीनिंग। अब जो ये वर्ड दिए गए हैं, विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, इट मीन्स कि भाई विड्रॉइंग बाय वन स्पाउस नॉट फ्रॉम द कंपनी ऑफ द अदर, कि भाई सिर्फ कंपनी, देखो एक पार्टी है, मान लो हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक पर्सन है जो कि अपनी जॉब पर्पजेज के लिए अपनी उस टेरिटरी को छोड़ के जा रहा है, यानी कि मैट्रिमोनियल हाउस को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, और वहीं पर ही रह कर अपनी जॉब करता है, और बाकी जो भी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ हैं उस पर्सन की वो सारी फुलफिल कर रहा है या कर रही है। तो क्या हम कहेंगे कि भाई उसने एक दूसरे की सोसाइटी से, उन्होंने एक दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर दिया है? नहीं, वो विड्रॉल नहीं होगा। विड्रॉल कब माना जाएगा, जब नॉट ओनली फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम द अदर बट ऑल्सो फ्रॉम कॉन्जुगल रिलेशनशिप अगर डिजर्ट कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है, तभी हम जो है इस सेक्शन के लिए ये जो टर्म है ना विड्रॉन, ये तभी एप्लीकेबल होगी कि भाई जब आपने ना सिर्फ एक दूसरे की कंपनी को छोड़ दिया बट कॉन्जुगल रिलेशनशिप को भी छोड़ दिया है, तभी माना जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट आप इसको क्या कह सकते हैं, इट इज़ विड्रॉल फ्रॉम द टोटैलिटी ऑफ कॉन्जुगल रिलेशनशिप, यानी कि अपने कॉन्जुगल जो रिलेशनशिप्स है उससे ही विड्रॉ कर दिया, सच एज रिफ्यूजल टू स्टे टुगेदर, नेक्स्ट इज रिफ्यूजल टू हैव मैरिटल इंटरकोर्स एंड रिफ्यूजल टू गिव कंपनी एंड कंफर्ट, जो कि एक मैरिज का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उन चीज़ों को अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तभी माना जाएगा कि भाई यू हैव विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट करेंगे। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा इसका इरेज कर देते हैं। ओके, देखो अब जो है इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, रीजनेबल एक्सक्यूज़। ठीक है, रीजनेबल एक्सक्यूज़ कहो या रीजनेबल कॉज कहो, ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ मानी जाएगी। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाई रेस्पोंडेंट जो है पिटिशनर को डिजर्ट कर रहा है। ठीक है, बट व्हाट इफ
देयर इज़ अ रीजनेबल कॉज फॉर डिजर्शन, अगर कोई रीजनेबल कॉज है उसके पास, रेस्पोंडेंट के पास डिजर्ट करने का, तो क्या पिटिशनर एंटाइटल्ड होगा डिक्री के अंडर दिस सेक्शन? नहीं होगा। वो कौन डिसाइड करेगा? जो हम यहाँ पर हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी कि बी कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, ठीक है, कोर्ट का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अच्छा, क्या क्या रीजनेबल एक्सक्यूज़ हो सकते हैं कि भाई जिन पे रेस्पोंडेंट कह सकता है या कह सकती है कि भाई हाँ, फॉर दिस रीज़न आई डोंट वांट टू लिव विद द पिटिशनर, ठीक है। तो इसमें जो ग्राउंड्स हमारे इसी सेम एक्ट में किसके लिए दिए गए हैं? डाइवोर्स के लिए दिए गए हैं या फिर जुडिशियल सेपरेशन के लिए दिए गए हैं। देखो सेक्शन 13 में ना एक हमें बहुत सारे ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं टू बोथ द पार्टीज टू टेक द डाइवोर्स फ्रॉम ईच अदर। तो इन्हीं सेम ग्राउंड्स पे क्या फाइल हो सकता है? ये सेम ग्राउंड्स जो है रीजनेबल एक्सक्यूज बन जाएंगे किसके लिए? रेस्पोंडेंट के लिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 13 में दिए गए हैं और इसमें ना कुछ स्पेशल ग्राउंड्स भी दिए गए हैं वाइफ को, ठीक है। वाइफ के देखो ये सेक्शन 13(2) में दिए गए हैं ना, ये स्पेशल ग्राउंड्स हैं वाइफ के। तो ये सारे ग्राउंड्स क्या बन जाएंगे? रीजनेबल एक्सक्यूज बन जाएंगे किसके लिए? रेस्पोंडेंट के लिए, ठीक है। जो वाइफ के ग्राउंड्स है वो स्पेसिफिकली वाइफ के लिए ही बनेगा, यानी कि जिसके इसमें रेस्पोंडेंट जो है गिल्टी है किसका? इसका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का, कि भाई उन्होंने विड्रॉ कर दिया है, तो वो ग्राउंड्स अगर सेटिस्फाई कर देता है रेस्पोंडेंट कोर्ट में, तो क्या कहेंगे कि वही हाँ उसके पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज था डिजर्ट होने के लिए, विड्रॉ करने के लिए फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर, ठीक है। अब देखो एक पिटीशन है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ठीक है, ये पिटीशन फेल हो जाएगी। क्यों फेल हो जाएगी? अगर रेस्पोंडेंट ये प्रूव कर देता है कि भाई उसके पास क्या था? रीजनेबल एक्सक्यूज था, रीजनेबल कॉज था फॉर विड्रॉइंग, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि रीजनेबल कॉज और रीजनेबल एक्सक्यूज वो इन दोनों का सेम ही मीनिंग है, ठीक है। रीजनेबल एक्सक्यूज कह लो, कॉज कह लो, इसमें वही सब ग्राउंड्स आ जाएंगे जो आपके जुडिशियल सेपरेशन या डाइवोर्स के लिए मेंशन्ड है, ठीक है। अब देखो अगर रेस्पोंडेंट वाइफ है, ठीक है, और वाइफ के पास ऐसा कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है टू स्टे अवे फ्रॉम हस्बैंड, ठीक है, तो हस्बैंड को क्या मिल जाएगा? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की क्या मिल जाएगी? डिक्री मिल जाएगी। एट द सेम टाइम वाइफ को मेंटेनेंस भी रिफ्यूज़ किया जा सकता है। क्यों रिफ्यूज़ किया जा सकता है? अगर कोर्ट उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड कर देती है तो वो कहीं ना कहीं अनकरेज करेगा वाइफ को टू लिव अवे फ्रॉम द हस्बैंड, ठीक है। तो उस तरह की अनकरेजमेंट ना हो, कोर्ट का ये अपना डिस्क्रिशन होता है कि भाई अगर वाइफ फॉल्ट पे है तो हस्बैंड को रेस्टिट्यूशन की डिक्री दे दी जाएगी एंड एट द सेम टाइम उसको क्या दे दिया जाएगा? वाइफ को मेंटेनेंस डिक्लाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो जो हम ये रीज़नेबल एक्सक्यूज़ पढ़ रहे हैं और रीज़नेबल एक्सक्यूज़ और कॉज पढ़ा है हमने, तो ये क्या है? इसके भी देखो स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। देखो अगर ऐसा कोई ग्राउंड है जिस पे रेस्पोंडेंट जो है मैट्रिमोनियल रिलीफ क्लेम कर सकता है, ठीक है, यानी कि कैसे कैसे ग्राउंड्स हो सकता है, अगर हम उन ग्राउंड्स को पढ़े तो क्या हो सकता है? अगर पिटिशनर जो है ये प्रूव कर दे, नहीं पिटिशनर नहीं सॉरी, अगर रेस्पोंडेंट ये प्रूव कर दे कि भाई पिटिशनर जो है, पिटिशनर ने क्रुएलिटी की है, या फिर पिटिशनर क्या है? इम्पोर्टेंट पर्सन है, या फिर वो उन दोनों का क्या रिलेशनशिप है? स्पिंडर रिलेशनशिप में आते हैं, तो पिटिशन फेल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जो वाइफ रेस्पोंडेंट है वो सब अपना डिफेंस ले सकती है। क्या डिफेंस में कौन कौन से ग्राउंड्स ले सकती है? जो सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 2 ऑफ किस में दिए गए हैं? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दिए गए हैं, ठीक है, मेंटेनेंस एक्ट में दिए गए हैं, वो सब ग्राउंड्स जो है वाइफ ले सकती है। इसमें और भी ग्राउंड्स हैं जो कि 13 सब सेक्शन 2 में दिए गए हैं, उन पे भी वाइफ रेस्पोंडेंट जो है अपना डिफेंस ले सकती है कोर्ट में, अगर ऐसी कोई पिटीशन उसके अगेंस्ट आती है तो, ठीक है। अच्छा, अगर पिटिशनर मैट्रिमोनियल मिसकंडक्ट का गिल्टी है, अगर
पिटिशनर के बिहाफ पे कोई ऐसी एक्ट हुई है या ओमिशन हो गया है या फिर ऐसी कोई कंडक्ट हुई है जिससे कि ये इम्पॉसिबल हो गया है रिस्पोंडेंट का टू लिव विद हिम, ठीक है, टू लिव विद द पिटिशनर, तो उस केस में जो है पिटिशनर को रेस्टिट्यूशन की डिक्री नहीं मिलेगी, ठीक है। हालांकि जो केसेस हैं ये मिसकंडक्ट, मैट्रिमोनियल मिसकंडक्ट के जो एक्ट ओमिशन और कंडक्ट हुई है पिटिशनर के पार्ट पे, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर थोड़ा थोड़ा सा जैसे हम एग्जांपल पढ़े तो अगर देखो कि भाई हस्बैंड इंसिस्ट कर रहा है वाइफ को कि भाई आपको अपने हमारे मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहना पड़ेगा, अगर वाइफ को रीज़नेबल एप्रीहेंशन है कि भाई वो हस्बैंड के साथ रहेगी तो वो अनसेफ होगा उसकी लाइफ के लिए, या फिर हस्बैंड फोर्स कर रहा है एक एजुकेटेड ब्राह्मण वाइफ को कि भाई आप मीट खाओ उसके साथ या फिर लिकर ड्रिंक करो, या फिर हस्बैंड की कोई और वाइफ है, ठीक है, या फिर कोई एडिक्शन टू ड्रिंक या फिर ड्रग्स है अकम्पनीड बाय वायलेंट टेम्पर, ठीक है, एनी ऐसी कोई फिजिकल वायलेंस हो रही है विच इज़ शॉर्ट ऑफ क्रुएलिटी, ओवर बियरिंग है, डोमिनियरिंग है या डिक्टोरल कंडक्ट है, तो अडल्ट्री वगैरह हो गई, ये सब क्या ग्राउंड है, ये सब ग्राउंड किसके फेवर में दिए गए हैं, रिस्पोंडेंट के फेवर में दिए गए हैं, यानी कि जो रीजनेबल एक्सक्यूज़ दिया हुआ है ना, ये हमने जो अभी पढ़े हैं ये ग्राउंड्स थे, ठीक है। ये कुछ ग्राउंड्स तो हमारे सेक्शन नंबर 13 में ही दिए गए हैं, कुछ मतलब कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो कि केसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू आते रहते हैं, ठीक है। तो ये केस टू केस वेरी करता है, जो भी हमने अभी एग्जांपल्स देखे हैं ना वो केस टू केस वेरी करेगा कि भाई क्या एक्चुअल में ये रीजनेबल कॉज है भाई रेस्पोंडेंट के लिए टू विड्रॉ करना फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर, ठीक है। तो सेक्शन ये था हमारा सेक्शन नंबर 9। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट, आई थिंक ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अभी हम क्या करते हैं अपनी सेक्शन नंबर 10 पे आ जाते हैं, जो कि हमें क्या बताता है, जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन में भी क्या दिए गए हैं, दो इसके सब सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2। इसकी एक थोरो रीडिंग कर लेते हैं, क्या कहता है ये। आइदर पार्टी, अगेन इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ द स्पाउसेस, ठीक है। आइदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलोमनाइज्ड मैरिज, अगर इस एक्ट के आने से पहले या इस एक्ट के आने के बाद अगर मैरिज सोलेमनाइज हुई है तो कोई भी पार्टी कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट कर सकता है, किसके लिए, फॉर द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन के लिए, ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड। जुडिशियल सेपरेशन के भी सेम ग्राउंड है जो कि सेक्शन नंबर 13 में दिए गए हैं, मैंने आपको बताया था, और इसके सब सेक्शन 2 में जो है वाइफ को जो स्पेशल ग्राउंड्स दिए गए हैं, उन सेम ग्राउंड्स पे बोथ द पार्टीज़, इस केस में सिर्फ वाइफ, और बाकी जो 13(1) में दिए गए हैं उस ग्राउंड पे बोथ द पार्टीज़ कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल कर सकती है फॉर द जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है। अब देखो कोर्ट ने जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को जो है पास कर दिया है, ठीक है। तो जब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आ जाती है तो इसमें किसी भी पार्टी के लिए ये ओब्लिगेशन नहीं है कि भाई आप लोग एक दूसरे के साथ रहो, ठीक है। बट अगर आपको अपनी हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप था उसको रिज्यूम करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कोर्ट में फिर से पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। अब वो पिटीशन किस चीज़ के लिए होगी कि भाई टू रिसाइंड द डिक्री, जो प्रीवियस डिक्री पास की थी कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की, उसको रिसाइंड कर दिया जाए। और अगर कोर्ट को ठीक लगेगा, अगर कोर्ट को ट्रूथफुल ऑफ स्टेटमेंट लगती है तो कोर्ट उसको जो है रिसाइंड कर देगा, और रिसाइंड करने के बाद जो है आप जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप था उसको रिज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको क्या है कि भाई पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो सकती है, दो तरीके से सेपरेट हो सकती हैं, ठीक है। एक तो है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन में तो क्या आएगी, कोर्ट की डिक्री आएगी, ठीक है, जिसे जुडिशियल सेपरेशन बोला जाता है। और आपस में भी अगर जो पार्टीज़ हैं एग्रीमेंट करके कि भाई हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, तो वहाँ से भी वो एक दूसरे से अलग रह सकती है। उसको क्या बोलते हैं, कंसेंसुअल सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है।
अब देखो, सेपरेशन हो गया, सेपरेशन की डिक्री आ गई, ये जुडिशियल सेपरेशन की बात कर रहे हैं। ये जो कंसेंसुअल सेपरेशन है ना, उसमें ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती। हम बात कर रहे हैं जुडिशियल सेपरेशन की, जो कि कोर्ट ने सेपरेट किया है पार्टीज़ को। इसमें क्या है, पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेट होने के बाद क्या होगा, जो उनके बेसिक मराइटल ऑब्लिगेशंस हैं एक दूसरे के लिए, वो क्या हो जाएंगे, वो सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। जो म्यूचुअल राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, ऑब्लिगेशन किस चीज़ का, मराइटल इंटरकोर्स का, एंड लिविंग विद ईच अदर इज नो लॉन्गर रिमेन ऑपरेटिव, ठीक है। अब आप लोग का जो जो भी ऑब्लिगेशन थे एक दूसरे के लिए, वो ऑब्लिगेटरी नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मान लो इसमें जो है जुडिशियल सेपरेशन में, क्या आपकी मैरिज ख़त्म हुई है, हस्बैंड एंड वाइफ को कोर्ट ने डिक्री दे दी कि भाई आप जुडिशियली सेपरेट हो गए, नाउ यू आर फ्री टू लिव सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड यू हैव नो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर, यू आर नॉट लाइबल टू फुलफिल एनी मैरिटल ड्यूटी टुवर्ड्स ईच अदर, तो कैन वी से कि भाई मैरिज एंड हो गई है? नहीं, इसमें जुडिशियल सेपरेशन में जो मैरिज है वो सबसिस्ट रहती है। मैरिज जो है वो ख़त्म नहीं होती, मैरिज ख़त्म होती है डाइवोर्स में, ठीक है। इसमें सिर्फ पार्टीज सेपरेट रह रही हैं, उनके जो मराइटल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, मराइटल म्यूचुअल राइट्स हैं या फिर ऑब्लिगेशन है मराइटल मराइटल इंटरकोर्स का, वो सस्पेंड हो जाता है। वो सस्पेंड होता है कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब देखो, इसमें मैरिज तो सबसिस्ट करती है। अब मैरिज सबसिस्ट कर रही है, तो अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर रीमैरिज कर लेता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, तो क्या वो बाईगैमी में आएगा? क्या वो बाईगैमी का ऑफेंस बनता है? ऑफ कोर्स बनता है। जैसे कि हम कह ही रहे हैं कि मैरिज तो ख़त्म हुई नहीं है, जब मैरिज ही ख़त्म नहीं हुई तो कोई भी पार्टी एंटाइटल्ड नहीं है रीमैरिज के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखो इसमें, अब मैरिज सबसिस्ट करती है, तो अगर कोई भी पार्टी, आइदर हस्बैंड और वाइफ, अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन डिक्री, व्हाइल द डिक्री इज ऑपरेटिव, तो एक दोनों ही एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए एंटाइटल्ड है। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ इनहेरिट कर लेगी, वाइफ की डेथ होगी तो हस्बैंड इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। तो जुडिशियल सेपरेशन में ये सब चीज़ें होती है, ओके। अब देखो, जुडिशियल सेपरेशन की जो डिक्री आएगी, जो जजमेंट आएगी, वो क्या होती है, जजमेंट इन रैम होती है, ठीक है। तो ये जो सब सेक्शन 2 दिया गया है ना, ये इसी चीज़ के लिए दिया गया है कि भाई एज की वो जजमेंट इन रैम है, तो अगर पार्टीज़ को कोहैबिटेशन रिज्यूम करना है, ठीक है, तो उसके लिए उन्हें कोर्ट में पिटीशन फाइल करके अपनी जो डिक्री थी उसको रिसाइंड कराना पड़ेगा, तभी जो है वो एक दूसरे के साथ कोहैबिटेशन को रिज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। ओके, और जो ये कोहैबिटेशन, मान लो आप लोग जो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री थी, अगर 1 ईयर तक कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुआ, 1 ईयर या इससे ज़्यादा पास हो गई है, डिक्री पास हो गई है, बट आप लोगों में नहीं हुआ, कोई भी किसी भी तरह का रिज्यूम नहीं किया आपने, तो क्या होगा, कोई भी पार्टी, एनी पार्टी मे स्यू फॉर डाइवोर्स, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, कोई भी पार्टी कोर्ट में आ सकता है और डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकता है, डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। इसके लिए पर्टिकुलर एक सेक्शन दिया हुआ है जो कि है 13(1)(a) एंड इसका क्या, कौन सा क्लोज है, क्लोज नंबर 2, ठीक है। इसमें अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास होने के बाद अगर पार्टीज़ का कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुआ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, तो कोई भी पार्टी डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन को का यूज़ वो पार्टी नहीं कर सकती जिन्होंने जो कंसेंसुअली सेपरेट रह रही हैं, ठीक है, जो सेपरेट रह रही हैं अंडर एन एग्रीमेंट। अच्छा,
स्टूडेंट्स, जो ये कंसेंसुअल सेपरेशन होता है, क्या भाई पार्टी ऐसा कोई एग्रीमेंट कर सकती है आपस में कि भी उनका जो फ्यूचर सेपरेशन जो है, फ्यूचर सेपरेशन के लिए एग्रीमेंट बना सकती है क्या कोई पार्टी? नहीं बना सकती। फ्यूचर सेपरेशन के लिए कोई भी एग्रीमेंट बनाया हुआ वो क्या माना जाएगा? वॉइड। अगर फ्यूचर के लिए कोई भी पार्टी ऐसा एग्रीमेंट बना रही है तो उसे उसका क्या स्टेटस होगा? वो वॉइड होगा, क्योंकि वो अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी के। ठीक है। अच्छा, जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में क्या डिफरेंस होता है? जुडिशियल सेपरेशन जो है वो मैरिज को एंड नहीं करता, इसमें मैरिज सबसिस्ट करती है। ठीक है। हाउएवर डाइवोर्स में जो है मैरिज ख़त्म हो जाती है। ये डिफरेंस है हमारा जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में। आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने 2 सेक्शन कवर किए हैं, सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 9 क्या था हमारा? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। एंड सेक्शन नंबर 10 क्या था हमारा? जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो हम कल मिलेंगे, कल के लेक्चर में हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। ठीक है। मैरिज को कौन सी पार्टी नल डिक्लेयर करा सकती है और कब डाइवोर्स ले सकती है, वो सब हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। तो कल हम कवर करेंगे, कल भी हम 2 ही सेक्शन कवर करेंगे, क्योंकि सेक्शन नंबर 13 जो है थोड़ा वाइड है और वो टाइम लेगा बहुत ज़्यादा। तो कल भी हम ट्राई करेंगे कि हमारे ये 2 सेक्शन नंबर 11 एंड 12, वॉइड मैरिज और जो हमारी वॉइडेबल मैरिज है, ये कवर हो जाए। ठीक है। तो कल मिलेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।